वामपंथ को, जो नेहरू ने जिसको अपनाया था 1929 की रूस यात्रा के में, जब उन्होंने अपने पिता के साथ किया था, और उसके बाद से वो वामपंथ के प्रभाव में आए थे और कांग्रेस की सभाओं में वो डेलीगेट्स को कॉमरेड कहकर संबोधित करते थे। कला और संस्कृति पे कांग्रेस पार्टी ने अपना दावा छोड़ दिया, शिक्षा यूनिवर्सिटी दे दी वामपंथियों को और सिनेमा दे दिया वामपंथियों। आज हिंदी में चंद्र बिंदु कहां से आया? क्या आपने इस पर कभी विचार किया है कि हिंदी वर्णमाला में चंद्र बिंदु है? आज हिंदी में नुक्ता लगाने की परंपरा कब और कैसे शुरू हो गई? क्या हिंदी के अच्छे शब्दों को भारतीय फिल्मों ने आसान बताकर हिंदुस्तानी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विस्थापित कर दिया? हमने कहीं कोई आवाज नहीं उठाई। हमने कहा हाँ यार, मोहब्बत ना बहुत अच्छा लगता है सुनने में। जैसे आईफोन में बहुत सारे ऐप्स इनबिल्ट आते हैं, वैसे हिंदुओं में सहिष्णुता इनबिल्ट है। जिन्होंने इस देश की जनता को पकड़ पकड़ कर नसबंदी कराया, जिनके पुत्र ने, उसको भी 2.5 साल में माफ कर दिया इस देश की जनता ने। जब हम सिनेमा के को विचार करें तो सिनेमा को हम सिर्फ मनोरंजन के नजरिए से नहीं देखें। सिनेमा ने हमारे समाज को बदला है, सिनेमा ने हमारी भाषा को बदला है। माँ वाग्देवी के चरणों में शत शत नमन करते हुए, समस्त सभागार को प्रणाम करते हुए, मैं सीधे हमारे वक्ता आदरणीय अनंत विजय जी से विषय पर प्रकाश डालने के लिए निवेदन करूंगा। भाई साहब, परसों के दिन ही 16 फरवरी को दादा साहब फाल्के जी की पुण्यतिथि थी, और जिन्होंने सिनेमा की शुरुआत भारत में की थी राजा हरिश्चंद्र नाम की फिल्म से। शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, वो जो कि हमारी संस्कृति साहित्य से जुड़ी हुई, लेकिन कालांतर में सिनेमा का परिदृश्य इतना बदला कि सिनेमा बहुसंख्यक वर्ग, या सीधे कहें तो हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने का माध्यम बन गया। हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, हमारी परंपराओं परिपाटियों का मजाक उड़ाना, और उसके पीछे एक सेट नैरेटिव भी था। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, और कौन लोग थे इसके पीछे। आपने दादा साहब फाल्के का नाम लिया, देवेंद्र जी। फाल्के साहब के दौर में किस प्रकार की फिल्में बन रही थीं, या फाल्के साहब के बाद के 20 से 30 साल के दौर को देखा जाना चाहिए। मूक फिल्मों के दौर और बोलती फिल्मों के आरंभ के दौर को देखा जाना चाहिए। वो फिल्में क्या बन रही थीं? वो फिल्में बन रही थी राम सीता, लव कुश, अयोध्या कांड, सीता हरण, इसी प्रकार की फिल्में बन रही थी। जब आप 30 के आसपास आते हैं, 30-32 में, तो समाज सुधार की फिल्में बनने लगी आपके यहाँ। अछूत कन्या और इस तरह की फिल्में हमारे लोगों ने बनाना आरंभ किया। अब तक ठीक था, लेकिन संयोग से या हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के सामर्थ्य और पुरुषार्थ से जो स्वाधीनता हमें मिली, स्वतंत्रता मैं नहीं कहता हूं उसको, जो स्वाधीनता हमको मिली 1947 15 अगस्त में, बगैर किसी संविधान के, बगैर किसी चुनाव के, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री मनोनीत किए गए। उस समय पंडित नेहरू का एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है उस समय का, कि उनकी रुचि या इस देश की रुचि फिल्म निर्माण में नहीं है, क्योंकि देश की प्राथमिकता पर अभी फिल्म निर्माण नहीं, बहुत सारे दूसरे निर्माण हैं। अब किसी भी नवोदित नए नए स्वाधीन हुए राष्ट्र का प्रधानमंत्री अगर किसी सेक्टर को लेके कहता हो कि वो हमारी प्राथमिकता में नहीं है, तो फिल्म इतिहासकार के नाते मुझे बड़ी रुचि हुई कि इसका जरा विश्लेषण किया जाए कि इसका असर क्या हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से इस पर एक रिसर्च हुआ है, और अगर गंभीरता से हम देखेंगे, अभी भी देखें कि अगर किसी सेक्टर को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह दें कि वो सेक्टर हमारी प्राथमिकता में नहीं है, तो उस सेक्टर के लोग क्या करेंगे?
उस सेक्टर के लोग ये प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री की नजरों में आने के लिए उनकी विचार या उनकी विचारधारा की चीजों को उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। जब 1947 में पंडित नेहरू ने यह वक्तव्य दिया तो उस दौर के जो सिनेमा बनाने वाले लोग थे, उन लोगों ने फिल्मों में समाजवाद को, वामपंथ को, जो नेहरू ने जिसको अपनाया था 1929 की रूस यात्रा के में जब उन्होंने अपने पिता के साथ किया था, और उसके बाद से वो वामपंथ के प्रभाव में आए थे और कांग्रेस की सभाओं में वो डेलीगेट्स को कॉमरेड कहकर संबोधित करते थे। तो लोगों ने पता लगाया कि इनको क्या चीजें पसंद आ सकती हैं नेहरू जी को। तो सिनेमा वालों ने एक मुंबई क्लब उस समय चलता था फिल्म वालों का, जो अब रिच बॉय क्लब जिसको कहा जाता है, तो उन लोगों ने उस समय निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री की नजर में आने के लिए हमें कुछ समाजवादी किस्म की फिल्में बनानी चाहिए ताकि प्रधानमंत्री की नजर में हम आ सके। यहीं से बीज पड़ता है हिंदुओं के खिलाफ फिल्म बनाने की। और पंडित नेहरू के बारे में जो ये रिसर्च कहता है कि वहीं से जो बीज पड़ा है वो बाद में आके पल्लवित और पुष्पित हुआ। जिस पौधे को दादा साहब फाल्के ने, जिसको मैं भारत की फिल्मों का भक्ति काल कहता हूं, जैसे साहित्य में भक्ति काल, रीति काल आदि काल खंड में विभाजित हैं, वैसे फिल्मों में भी विभाजन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं कि भक्ति काल, समाज सुधार काल, वामपंथ काल, फिर उग्र वामपंथ काल, फिर अलगाववादियों से रोमांटिसिज्म का काल, जहां ये लगातार गुलजार तक जैसे लेखकों ने ये बताया कि आतंकवादी तो इसलिए बन जाते हैं कि उनके खिलाफ बहुत अत्याचार किया गया उन पे, इसलिए उन्होंने बंदूक उठा ली। क्रिया का प्रतिक्रिया, उस समय बड़े अच्छे से बोलते थे वो लोग कि क्रिया का प्रतिक्रिया, वो तो 2002 के बाद से क्रिया प्रतिक्रिया में वापस चले गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि नेहरू जी के एक वक्तव्य ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री की दिशा बदल दी। और उसमें एक और गलतफहमी ये हुई, जो इसका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस कहता, समाज शास्त्रीय विश्लेषण कहता है कि जो फिल्म वालों ने समाजवादी सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उसके जो टूल्स उन्होंने चुने, उसके जो औजार उन्होंने चुने, वो सब कैपिटलिस्ट थे, सब पूंजीवाद से उठाए गए औजार थे। पूंजी का एकत्रीकरण करना, सेठों के द्वारा फिल्मों का निर्माण करना, अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश से तकनीक का आयात करना, इन सारी मतलब पूंजीवाद के औजार से समाजवाद को लाकर प्रधानमंत्री को खुश करने की जो प्रविधि अपनाई गई, उसने देश में बहुसंख्यक समाज के खिलाफ एक ऐसा वातावरण बनाया जिसकी परिणति आप पीके जैसी फिल्मों में देखते हैं। जैसा कि भाई साहब आप बता रहे थे अभी, और किसी भी सभ्यता को खत्म करने के लिए, जैसा हम सुनते भी आए हैं पिछले 2 दिनों से, शिक्षा, आर्ट और संस्कृति पर आघात पहुंचाया जाए। और फिल्म, सिनेमा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जहां भावनाओं का प्रवाह है, शब्द है, संवाद है, और जिंदगी के इतर एक और जिंदगी को हम देख रहे होते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण माध्यम पे अगर एक एकाधिकार कुछ ऐसी देश विरोधी ताकतों का हो जाए तो वो बहुत ही देश के लिए खतरनाक होता है। मुझे ये बताइए कि तो नेहरू काल की आपने बात की, उसके बाद भी अगर हम अभी पिछले कुछ दशकों तक देखें तो ये भी कहा जाता है कि हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के रिश्ते अंडरवर्ल्ड के साथ भी थे। इसमें कितनी सच्चाई है और इसने कितना नुकसान पहुंचाया है हमारे समाज को? अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते थे, ये तो बड़ी खुली सी बात है। वो फिल्मों में पैसा लगाते थे, ये भी सब लोगों को पता है। किसके माध्यम से पैसे आते थे? मुंबई का, आप तो फिल्मों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सबको पता है, बच्चे बच्चे को वहां। मैंने सिर्फ नेहरू का नाम आपके प्रश्न के उत्तर में दिया, उसके बाद उनकी पुत्री का भी राज आता है, और पुत्री तो अपने पिता से और आगे बढ़ जाती हैं। मैं कहता हूं कि राजनीति का असर हमेशा कला और संस्कृति पे पड़ता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण दिल्ली में चल रहा पुस्तक मेला में जाकर देख लीजिए। अभी सारी किताबों के दुकान पर फ्रंट रो में आरएसएस और श्री राम से संबंधित साहित्य बिक रहा है।
तो जब लोग कहते हैं कि कला, अरे कला तो हमेशा राजाश्रय चाहती है, बिना राजाश्रय के कला का विकास संभव ही नहीं है। कलाकार जब तक सब राजाश्रय नहीं मिलेगा, अपनी पारिवारिक चिंताओं से मुक्त नहीं होगा, तो वो काम ही नहीं कर सकता। आप देख लीजिए, वो आप हमारा पूरा इतिहास गवाह है इस बात का कि कला हमेशा राजप्रासादों में पनपी, पुष्पी, पल्लवित हुई और पुष्पित हुई। तो इंदिरा जी के जमाने में क्या हुआ, ये बड़ी एक बहुत सिलसिलेवार व्याख्या है इसकी फिल्मों में, क्यों हिंदुओं का, और सबसे बड़ी वो मानसिकता है कि आज हम नर्मदा साहित्य मंथन में विषय तय करते हुए हिंदू लिखने से बच रहे हैं, हम बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत करते हुए लिख रहे हैं। तो ये जो हमारा एक 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 डिफेंसिव मॉडल ऑफ डिफेंसिव माइंडसेट है, ये भी, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्मदा साहित्य मंथन में हो रहा है, ये हमें मुगली घुट्टी की तरह घोंट के पिलाया गया शिक्षा व्यवस्था में। अभी बात हो रही थी, मैं यही कह रहा था कि किसी भी एनसीईआरटी में पढ़ने वाले बच्चे से पूछिए कि गांधी को किसने मारा, तो अगर वो किताब पढ़ के बोलेगा तो बोलेगा गांधी वॉज किल्ड बाय ए महाराष्ट्रियन ब्राह्मण। ये लिखा हुआ है 10वीं 11वीं की किताब में, अब भी पढ़ाया जा रहा है। और उसी से पूछिए कि गणेश शंकर विद्यार्थी को किसने मारा, तो मिलेगा लिखा हुआ आपको गणेश शंकर विद्यार्थी वॉज किल्ड बाय ए मॉब। वो वहां अपोलोजेटिक हो जाते हैं या बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी के दराती से मारकर हत्या कानपुर में वहां के मुसलमानों की उग्र भीड़ ने किया था। और वो उनके जो आई विटनेसेस हैं, उन्होंने लिखा है कि 3 मुस्लिम युवकों ने उनकी हत्या की थी, लेकिन हमारे इतिहास में, हमारे समाज में, हमारे फिल्मों में, हमारी कलाकृतियों में इसको दबा दिया गया। और दबाया इसलिए गया कि इंदिरा गांधी को 1975 में जब इमरजेंसी लगाई उन्होंने, तो कम्युनिस्ट पार्टियों ने उसका सपोर्ट किया। इसके बदले में इंदिरा गांधी ने उनको कला और संस्कृति आउटसोर्स कर दिया। कला और संस्कृति पे कांग्रेस पार्टी ने अपना दावा छोड़ दिया, शिक्षा यूनिवर्सिटी दे दी वामपंथियों को और सिनेमा दे दिया वामपंथियों को। ये अनायास नहीं है कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार शुरू हो गए थे। हिंदी साहित्य को जानने वाले विकास जी बैठे, इनसे पूछिए कैसे लोग जाते थे रसिया और वहां उनके बच्चे भी पढ़ते थे और उनको वो सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिलते थे साहित्य में। और ये इस तरह की बहुत सारी गड़बड़ियां हुई और इसका असर, अब एक बड़ी अच्छी सी वेब सीरीज आई है, सबसे आग्रह करता हूं कि उसको जरूर पढ़िए। आप वेब सीरीज पर आगे आएंगे, लेकिन मैं बोल जुबली। और जुबली में देखिए किस प्रकार से मतलब उस समय के फिल्मी दुनिया को एक्सपोज कर दिया गया है। इस देश का कांग्रेसी सूचना और प्रसारण मंत्री फिल्मी गानों को आकाशवाणी पर बैन कर देता है और हमें बताया जाता है कि संस्कृति की रक्षा के लिए किया गया है, जबकि दरअसल उसके पीछे अमेरिकी और रशियन लॉबी का झगड़ा था बीच में। और ये वही दौर था जब बिनाका गीतमाला श्रीलंका से टॉप पे जा रही थी और उसमें विज्ञापनों की बरसात हो रही थी। आकाशवाणी पे गाने ही नहीं बजते थे, तो हम सब लोगों ने बिनाका टॉप 10, बिनाका टॉप 20 सुना है। अमीन शायानी हर घर में चर्चित हो गए। तो ये बड़ी बहुत बहुत एकेडमिक डिस्कोर्स की मांग करता है और फिल्म बहुत गंभीर मसला है, जिसको कि आजादी के बाद सायास तरीके से, सायास षड्यंत्र पूर्वक हमारी शिक्षा पद्धति से बाहर कर दिया गया कि ये तो बुर्जुआ मानसिकता वाले लोग हैं। और यहां देखिए, यहां इस्लाम और बुर्जुआ की विचारधारा सिनेमा पर आकर एकदम एक हो जाती है। इस्लाम में भी नाच गाने को हराम माना गया है और कम्युनिस्टों ने क्या कहा कि ये बुर्जुआओं का माध्यम है, इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए हमें। तो बड़े शटल तरीके से अकादमिक जगत में मैं फूड फॉर थॉट छोड़ रहा हूं। आप लोग इस पर विचार करिए कि क्यों, जबकि पूरी दुनिया में सिनेमा अध्ययन बहुत अच्छे विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, भारत में बमुश्किल 2-4 यूनिवर्सिटी में सिनेमा अध्ययन केंद्र खुल रहे हैं नवजात अवस्था में। ये इसलिए हो रहा है कि
आप बहुत गंभीर तरीके से भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को, और सबसे एक अंतिम बात इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं, आपने सभ्यता की बात की, किसी भी सभ्यता को नष्ट करने के लिए या उसे खत्म करने के रास्ते पर धकेलने के लिए सबसे पहला प्रयास होता है कि उसकी भाषा खराब कर दो। और इस देश में हिंदुस्तानी को लेकर जो आंदोलन चला वो वही कुत्सित प्रयास है। आज हिंदी में चंद्र बिंदु कहां से आया? क्या आपने इस पर कभी विचार किया है कि हिंदी वर्णमाला में चंद्र बिंदु है? आज हिंदी में नुक्ता लगाने की परंपरा कब और कैसे शुरू हो गई? क्या हमने कभी विचार किया? क्या हिंदी के अच्छे शब्दों को भारतीय फिल्मों ने आसान बताकर हिंदुस्तानी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विस्थापित कर दिया? हमने कहीं कोई आवाज नहीं उठाई। हमने कहा हाँ यार, मोहब्बत ना बहुत अच्छा लगता है सुनने में, है ना? तो यही सब चीजें हैं। और चूंकि हिंदुओं में इनबिल्ट, जैसे आईफोन में बहुत सारे ऐप्स इनबिल्ट आते हैं, वैसे हिंदुओं में सहिष्णुता इनबिल्ट है, वो पैदा होते ही आती है उसमें। तो वो ऐप है हमारे अंदर, हम भूल जाते हैं। अभी शेफाली जी भी कह रही थी ना, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो हमें भूलने की प्रवृत्ति, 2.5 साल में इंदिरा गांधी को माफ कर दिया इस देश की जनता ने, जिन्होंने इस देश की जनता को पकड़ पकड़ कर नसबंदी कराया, जिनके पुत्र ने, उसको भी 2.5 साल में माफ कर दिया इस देश की जनता ने। तो जो इनबिल्ट हमारा ऐप है ना, वो बहुत जल्दी एक्टिव होता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब हम सिनेमा के को विचार करें तो सिनेमा को हम सिर्फ मनोरंजन के नजरिए से नहीं देखें। सिनेमा ने हमारे समाज को बदला है, सिनेमा ने हमारी भाषा को बदला है। अब पंडित नरेंद्र शर्मा हुए और उन्होंने गाना लिखा, ज्योति कलश छलके। उस गाने का जो सौंदर्य है वो किसी भी गालिब मीर, जितने भी लिखने वाले हैं, उससे ज्यादा बेहतर सौंदर्य है उसका। लेकिन उसको कहा गया अरे ये तो बहुत कठिन शब्द, ये तो बहुत मुश्किल से ये हो रहे हैं। लता जी कहती इसको गाने में बड़ा आनंद आया। तो जो कठिन शब्दों की परिपाटी चला के हिंदी सिनेमा का नाश किया गया। दरअसल भाई साहब, मैं ये बताता हूं कि कोई शब्द कठिन और आसान नहीं होता है, कोई भी शब्द कठिन और आसान नहीं होता। शब्द परिचित या अपरिचित होते हैं। आज ये बड़ा विचित्र देश है। ये एक किसी फिल्म का गाना था, ये देश मेरा रंगरेज रे बाबू। तो आप देखिए, शशि थरूर अगर अंग्रेजी के विस्कोमॉन्सो इतना बड़ा एक शब्द लेके आएगा तो तमाम अखबार उसकी प्रशस्ति में रंगे होंगे। ओहो, शशि थरूर बहुत विद्वान है, इतने बहुत अच्छे अच्छे शब्द चुनकर लाता है, लंबे लंबे बड़े बड़े अर्थों वाले। और हिंदी में अगर किसी अनंत विजय जैसे व्यक्ति ने किंग कर्तव्य विमूढ़ भी लिख दिया तो उसको कहेंगे यार ये तो बहुत कठिन शब्द लिखता है, ये तो तत्सम शब्द लिखता है, भाषा का नाश कर रहा है, ये तो संस्कृत निष्ठ हिंदी लिखता है। अंग्रेजी में कोई नहीं कहता कि वो कॉलोनियल, कोलोकियल या क्वींस एरा की इंग्लिश लिख रहा है। वो एक तरफ जहां वो फारसी में भी कोई नहीं कहता। भाई साहब, अगर आप उर्दू के किसी शायर का सुन लीजिए और उसमें फारसी के शब्दों का अधिक से अधिक उपयोग हो तो उर्दू के आलोचक या आम आदमी कहेंगे ये बड़े पाए का शायर है, क्योंकि इसने फारसी के कठिन शब्दों का उपयोग किया है। ये सिर्फ हिंदी के लिए किया जाता है कि कठिन शब्दों का प्रयोग करके, क्योंकि आपको आपकी सभ्यता से दूर ले जाने का प्रयास है। जैसा भाई साहब आपने अभी बताया कि हिंदुओं में सहिष्णुता इनबिल्ड है, और सिनेमा के द्वारा ये जो नैरेटिव चलाकर जो प्रयास किया गया है, तो क्या हमारी पिछली जनरेशन और मौजूदा जनरेशन जो है ये हीन भावना से ग्रसित हो गई है? क्योंकि सहिष्णुता और कमजोरी दोनों में कहीं ना कहीं तो एक लाइन, एक रेखा होनी चाहिए। हमारे बच्चों के भी आदर्श देखें या हीरो देखें या वो जिनके फैन हैं उनको देखें, तो ये जो चीज़ है इसमें ऑडियंस का जो दर्शक है, जो हमारा समाज है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें अपराधी है, कल्प्रिट है
कि उन्होंने इस तरह के अपने आदर्श चुने, इस तरह का सिनेमा चुना, क्या उन्हें भी बदलने की आवश्यकता है? भाई साहब, बदलने की आवश्यकता और है या नहीं ये समाज तय करे, पर मेरा मानना है कि दर्शक की जब हम की जिम्मेदारी तय करते हैं तो हमारे सामने दो प्रश्न उठते हैं। एक, दर्शक जिम्मेदार है। दूसरा, दर्शकों के सामने विकल्प क्या है। क्या आपने उनके सामने कोई विकल्प दिया? क्या पीके जब रिलीज हो रही थी तो कोई सीके बनाया आपने? क्या जय मां संतोषी जैसी फिल्में उसके बाद आज बताओ, फिल्मों के इतिहास में जय मां संतोषी जैसी सुपरहिट फिल्म कोई हुई है? वो वन ऑफ द फ्यू सुपर डुपर हिट फिल्म है, और जिसने समाज को इतना अधिक प्रभावित किया। फिल्में किस प्रकार प्रभावित करती हैं, ये दो तीन उदाहरण आप देख सकते हैं। मैं बहुत आदर के साथ और बहुत क्षमा के साथ बता रहा हूं, साईं बाबा की लोकप्रियता को फिल्मों ने बहुत बढ़ाया, और ये एक अध्ययन है, ये मैं ना मजाक में कह रहा हूं, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। लोकप्रियता को, मैं बिहार में रहता था और 80 के दशक में जब हमने सुना शेरावाली दी और जय माता दी, तो हमें लगता था कि माता भी और दी भी, क्योंकि बिहार में बहन को दीदी कहते हैं और वो जो संक्षिप्त होके दी हो जाता है, तो हमें लगता था ये माता और दी कैसे होता है। तो यहां दो उदाहरण, एक तो हमारी संस्कृति को फैलाव मिला, व्याप्ति मिली, और दूसरे भाषा को भी व्याप्ति देती है फिल्में। अगर आप देखें तो जो पंजाबी भाषा छोटे से अंचल में समझी जाती थी, आज पूरी दुनिया में वैष्णो देवी के लिए जय माता दी के ही नारे लगते हैं। कोई जय माता की नहीं कहता है, कोई भी हिंदू। तो सिनेमा के अलग अलग आयाम हैं। तो जब समाज तैयार हो जाएगा, हमने समाज को, दरअसल देखिए ये एक बहुत उलझा हुआ प्रश्न पूछा है आपने, जिसका उत्तर कोई 2 मिनट इंस्टेंट मैगी नूडल्स की तरह नहीं है कि सर दर्द हो रहा है आप एक डिस्प्रिन खाइए सर दर्द दूर हो जाएगा। वो इतना जकड़ा हुआ है, साइनस भी है, वो गैस भी सर पे चढ़ा हुआ है, मतलब हर तरह से फिल्मों ने जकड़ के आपको रखा, क्योंकि वो आक्रमण फिल्मों के माध्यम से चौतरफा है। कहानी को लेकर, बुनावट को लेकर, शिल्प को लेकर, पात्रों को लेकर, गाने को लेकर, प्लॉट को लेकर। अब आप बताओ, आप सबने गाना सुना होगा, चल सन्यासी मंदिर में, अगली पंक्ति याद है किसी को? तेरा चिमटा मेरा चिमटा तेरी चूड़ी। कितना अश्लील गाना है। गंभीरता से विचार करिए इस पे, ठंडे दिमाग से, बगैर किसी पूर्वग्रह के। ऐसे सैकड़ों गाने हैं जो हम सुनते हैं, बहुत कर्णप्रिय लगते हैं, धुनें बहुत अच्छी हैं, आवाज बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके पीछे का मंतव्य कुछ और है। लगातार लगातार अभी एक 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 सूफीज्म का दौर चला सिनेमा में। और सूफी क्या है? सूफी जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक बड़े मार्क्सवादी स्कॉलर है सुधीश पचौरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर भी हुए थे, उन्होंने अपनी किताब में कहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक रिसर्च हुआ है, अतर आलम ने अपनी किताब में कहा है कि सूफीज्म इज ए सॉफ्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम। और इससे बढ़िया उदाहरण, धार की जनता से बढ़िया उदाहरण सूफीज्म का पूरे देश में कोई नहीं समझ सकता। जहां एक मौलाना आया, भोजशाला में बैठा, गुला मिला, वो सारी जानकारी ली, आक्रांताओं के पास पहुंचाई, और आज भोजशाला की हालत देख लीजिए। ये सूफीज्म की परिणति है। तो हम क्या है? हम सूफीज्म के रोमांटिसिज्म में जीते हैं कि वो बड़ा अच्छा है, शांति की बात करता है। वो शांति दूत नहीं है, वो सॉफ्ट, इस्लाम का सॉफ्ट पावर है। वो आता है, पहले आपको कमजोर करता है। तो फिल्में भी उसी प्रकार से अन्य धर्मों के, अन्य विचारधाराओं का एक सॉफ्ट पावर है। जब तक हम समाज को इन चीजों के बारे में ऐसी चर्चाओं से
जुबली जैसे वेब सीरीज के माध्यम से एक्सपोज नहीं करेंगे, लगातार इस बारे में बात नहीं करेंगे, विमर्श नहीं करेंगे, नैरेटिव नहीं बनाएंगे, आज अगर इस सभागार से 3 या 4 या 1 व्यक्ति भी इस पर सोचने के लिए मजबूर होकर अपना घर चला जाता है, तो मुझे लगता है कि नर्मदा साहित्य मंथन का सबसे बड़ा देय यही होगा कि फिल्मों में जिस प्रकार से, फिल्मों के माध्यम से जिस प्रकार का विष दर्शकों के दिमाग में पीढ़ियों तक बोया जाता रहा, उसके बारे में, उसके निगेट करने का आरंभ हो जाएगा। मेरा अगला प्रश्न भाई साहब, आपने जैसे बुक भी लिखी है ओटीटी पर, पहले तो या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दशक पहले तक हमें सिनेमा जाना होता था फिल्म देखने के लिए, लेकिन ओटीटी के माध्यम से ये कह सकते हैं कि अगर फिल्मों में एक तरह की फिल्मों को जहर कहें या विष कहें, तो उससे ज़्यादा खतरनाक विष, उससे ज़्यादा डेंजरस पॉइजन जो है आज आपके घरों में, आपके बच्चों के मोबाइल और लैपटॉप्स पर पहुंच चुका है। तो आपने तो इस पर एक पुस्तक लिखी है, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि किस तरह से हम अपने बच्चों को इससे बचा सकते हैं। देखिए, अभी पिछले हफ्ते मेरी उस पुस्तक का विमोचन दिल्ली में हुआ। माननीय सुनील आम्बेकर जी ने बड़ी अच्छी बात कही उस विमोचन के दौरान, जो पुस्तक लिखने के समय अगर मेरे दिमाग में आ गई होती तो मैं थोड़ा उस आयाम पर भी विचार कर लेता। सुनील जी ने कहा कि किसी भी माध्यम का इतना विरोध मत कर दीजिए कि वो माध्यम ही बंद हो जाए। चाबुक चलाते रहिए, माध्यम भी चलाते रहिए, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, बहुत सारे परिवार पल रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ओटीटी को सिर्फ, अब ओटीटी पर तो पंचायत जैसी वेब सीरीज भी आई, आप उसका अच्छा हुआ। और ओटीटी का एक अच्छा पहलू ये भी है कि ओटीटी एक साथ 128 देश में हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर जाता है। वो कम से कम कानों में उसकी ध्वनियां तो सुनाई देती हैं, नीचे लाख वो चलता रहे सबटाइटल या जो भी कहते हैं, लेकिन ओटीटी का एक दूसरा बहुत खतरनाक पहलू है जिसके बारे में उस पर विचार करना चाहिए, जिसके बारे में मेरी पुस्तक भी उसकी वकालत करती है, कि वहां एक किसी प्रकार का रेगुलेशन होना चाहिए। जैसे फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड है, लेकिन अब केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड में भी ऐसे लोग बैठे हैं, क्षमा करिएगा आप उसके अंग हैं, लेकिन वहां भी ऐसे लोग बैठे हैं कि एक फिल्म आई मुक्काबाज, मैं इसका उदाहरण अपने हर कार्यक्रम में देता हूं। उस फिल्म में एक संवाद है, वो आएंगे, पीट पीट कर तुम्हारी हत्या कर देंगे, भारत माता की जय के नारे लगाएंगे और चले जाएंगे। इसका इंसिनुएशन क्या है? ये किसकी ओर उंगली दिखा रहे हैं आप? तो ऐसी चीजों को देखकर अब वेब सीरीज, एक वेब सीरीज है, उसकी एक क्षमा करिएगा जो श्वान प्रेमी होंगे, उसकी एक कुतिया है, उसका नाम सावित्री है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, और मैं तो बहुत स्ट्रांगली अपनी किताब में लिखा है कि जब आप ये कहते हैं कि तुम्हारा नाम एम से शुरू होता है, तुम्हें पुलिस वाले ऐसे ही मार डालेंगे। जब तुम ये कहते हो अपने वेब सीरीज में, थाने के सामने टोपी लगा के मुस्लिम परिवार बैठा हुआ है कि तुम ऐसे परिवार से आते हो, तुम्हारी सुनने वाला कौन है, तुम लोग तो ऐसे, तो ये देशद्रोह है भाई साहब। आप एक पूरे समाज को एक संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ उकसा रहे हो। इस पे विचार करना चाहिए मंत्रालय को। और मेरा यह संघर्ष, मैं पिछले 10 साल से नई दुनिया और दैनिक जागरण में स्तंभ लिखकर इसकी वकालत कर रहा हूं कि ऐसी चीजों को रोकने का प्रयास होना चाहिए। खैर, अब त्रिस्तरीय व्यवस्था बन गई है, अब यह संभव नहीं है कम से कम कि किसी मंदिर के गर्भगृह में किसिंग सीन शूट करके दिखा लिया जाए, यह संभव नहीं है। अभी एक तमिल फिल्म आई थी अन्नपूर्णी में एक ब्राह्मण लड़की शेफ बनना चाहती है और उसका गुरु मुसलमान है, और वो कहता है कि तुम्हें अगर अच्छा शेफ बनना है तो तुम्हें नमाज पढ़ना पड़ेगा।
और मटन बिरयानी खानी पड़ेगी। चलो खाने पीने पर मैं खाने पीने में मैं वो स्वामी विवेकानंद जी और हमारे गुरु और नरेंद्र कोहली जी सुनाते थे बड़ा अच्छा किस्सा कि स्वामी विवेकानंद एक दिन पहुंचे चैतन्य महाप्रभु के पास, तो उन्होंने कहा आज तुम दुखी दिख रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ आज मैं थोड़ा अपराध बोध में हूँ, क्योंकि मैं जब आ रहा था तो मटन सकोरे में मिलने वाले मटन की खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और उसको खा लिया। सकोरे मतलब मिट्टी के बर्तन में बंगाल में मिलता है मांस, पका हुआ मांस, बहुत अच्छी खुशबू होती है उसकी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं है, जब तुम वापस जाओगे इस अपराध बोध को अपने दिमाग से निकाल लो, जब वापस जाओगे तो जाते हुए एक सकोरा और खा लेना, क्योंकि मन अगर चंचल रहेगा, मन अगर अतृप्त रहेगा तो जो तुम्हारा बड़ा लक्ष्य है उसमें तुम्हारा ध्यान केंद्रित नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से खान पान अपनी रुचि है उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से चीजें बताई जाती हैं खान पान के अलावा, जो किसकी चर्चा कर रहा था मैं, अन्नपूर्णी की, अन्नपूर्णी में जिस प्रकार से उसको फोर्स किया जाता है कि तुम जब तक मटन खा नहीं लोगी तब तक बढ़िया बना नहीं पाओगी, या मटन बनाने के पहले पहले नमाज नहीं पढ़ लोगी तब तक तुम अच्छे शेफ नहीं बन सकती। यह आपत्तिजनक था और Z5 पे दिखाया जा रहा था, तो उस पर विरोध हुआ। जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसमें मंत्रालय के कहने पर नेटफ्लिक्स से उसको हटाया गया, और ये सब कार्रवाई एक व्यक्ति, महाराष्ट्र का एक व्यक्ति है, उसके ट्वीट करने पर मंत्रालय ने संज्ञान लिया और इसको काम किया। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें घटित हो रही हैं। हम ओटीटी को लेकर एक ऐसे रेजिमेंट की, एक ऐसे रिजीम की तरफ बढ़ रहे हैं पूरा देश, जहां कहीं ना कहीं विनिमयन की कोई व्यवस्था अवश्य आने वाले 2-4 वर्षों में लागू होगी, और हो सकता है 400 पार होने के बाद आसानी से लागू हो जाए। जी, और जैसा कि आप बता रहे थे भाई साहब अभी कि पंडित जो है हमारे यहाँ ठग बताया जाता था फिल्मों में, ठाकुर जो है डकैत है, और हमारे आराध्यों के नाम पर श्वानों के नाम रख देना, और ये सहिष्णुता की हद थी कि हम लोग बर्दाश्त करते चले गए, हम तालियां बजाते रहे। हाँ, लेकिन जैसे कि आपने अभी बताया कि शुभ संकेत है कि बदलाव आ रहा है, अन्नपूर्णी को हटना पड़ा। अब हम देख रहे हैं प्रतिकार भी हो रहा है समाज की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके आज भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने एक रिजर्व अपना एरिया बना रखा था कि सारे दरवाजे बंद कर रखे थे, जैसा कि उसको पाठ्यक्रम में शामिल न होने दिया, और आम लोगों के लिए ऐसी स्थान पर उसको रख दिया जो किसी की पहुंच में ना हो। तो ऐसे स्थिति में काउंटर नैरेटिव चलाने के लिए नए फिल्मकार जो राष्ट्रवादी सोच रखते हैं, जो अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, अगर अपनी कहानियां लेकर जाएं, तो अभी तो सरकारें भी हमारे हित की हैं, हमारे विचारधारा की हैं, और बहुत सारी चीजें फेवरेबल है। तो ऐसे में ये और कितना समय लेगी ये प्रक्रिया, जिससे कि हम लोग काउंटर नैरेटिव प्रस्तुत कर पाए फिल्मों के माध्यम से। द कश्मीर फाइल्स में एक डायलॉग है भाई साहब, सरकारें तुम्हारी हैं, सिस्टम तो हमारा ही है। सरकार भले ही तुम्हारी है, सिस्टम अब भी उनका ही है। आज ज्ञानपीठ पुरस्कार स्वामी रामभद्राचार्य जी को मिला, पूरा देश, पूरा हिंदू समाज लहालोट हो रहा है, लेकिन पलट के कोई ये नहीं पूछता कि 54 साल क्यों लगे संस्कृत को पुरस्कार देने में। ये सवाल किसी के मन में क्यों नहीं आता? और संस्कृत को दिया भी तो उर्दू के साथ संयुक्त रूप से क्यों दिया? यह प्रश्न जब समाज पूछने लगेगा, यह प्रश्न जब हमारे विमर्श के केंद्र में आ जाएगा, जब हम अपनी भाषाओं को लेके, पंडित आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी कहते थे, गायत्री परिवार के जो महापुरुष थे, कि हम बदलेंगे तभी जग बदलेगा। हम ये चाहते हैं, हिंदू समाज की जो एक इनबिल्ट ऐप है, एक और ऐप है उसमें, हम चाहते हैं कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो जाए, वो सब कुछ करके हमें दे दे तो हम नारे लगा दे भगत सिंह जिंदाबाद।
वो फांसी पे लटक जाए पड़ोसी का बेटा तो ज्यादा अच्छा। तो ये जो एक इनबिल्ट ऐप है या एक जो वायरस आ गया है ऐप को डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, उस वायरस को दूर करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जब तक हम जिस प्रकार से समाज को तैयार किया गया बहुत सारे चीजों, उसी प्रकार से फिल्मों के लिए भी समाज को तैयार करना पड़ेगा। अब आपने अपने प्रश्न में सब उत्तर भी दे दिया। हमेशा कला को राजाश्रय की आवश्यकता होती है, मैंने ये कहा है। आज आज क्या हालत है आप देख लीजिए। मैं अभी आपको कहता हूं 6 साल से इस देश में सेंसर बोर्ड के सदस्य नहीं है। एनएफडीसी नामक एक संस्था है जिसने थर्ड वेव सिनेमा को बहुत पैसे दिए और बड़े बड़े श्याम बेनेगल और जाने कि क्या क्या बड़े बड़े नाम आए कि भाई साहब इन्होंने बड़ी अच्छी फिल्में बनाई। अरे इनसे भले आदमी कोई पूछो, फिल्में तो अच्छी इसलिए बनाई कि मुनाफे की चिंता नहीं थी, लागत निकालने की चिंता नहीं थी। देवेंद्र मालवीय जी से पूछो, 2 करोड़ लगा के डूबे जा रहे चिंता में कि मार्च में मेरी फिल्म रिलीज होगी, 2.25 करोड़ वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। इनको भी अगर कोई एनएफडीसी 2 करोड़ रुपया दे दे तो ये भी कलात्मकता के उस पे चले जाएंगे। तो एनएफडीसी का कोई माई बाप नहीं है अभी। मंत्रालय का संयुक्त सचिव उसका एमडी है। खैर अप्रिय बातें आप लोगों को भी बुरी लगेंगी, मैं उधर नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें बहुत गंभीरता से सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, अन्यथा समाज तो ठीक कर ही देगा। समाज के ठीक करने में थोड़ा समय लगता है। समाज ने राम मंदिर बनाने के लिए माहौल देश में बना ही दिया, भले ही 500 वर्ष लगे। तो आज की ये चर्चा में जो इस भाई साहब से जो मंथन किया हमने, उससे जो अमृत निकल कर आया कि ये सिर्फ सिनेमा को चेंज नहीं करना है, हमें अपने आप को भी चेंज करना है। हमें अपनी चॉइस, अपनी पसंद, अपना नरेटिव किस तरह का हो वो हम डिसाइड करेंगे। हम फिल्म की सफलता और असफलता को निर्धारित कर सकते हैं। तो अपने से बदलाव की शुरुआत कीजिए। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र को आपने इतने अच्छे से हम प्रकाश डाला फिल्म सिनेमा जैसे विषय पर। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद।